नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मीडिया प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम और पुदुचेरी में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत एनडीए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने का कार्यक्रम। नमो ऐप के माध्यम से कार्यकर्ता होंगे रूबरू। भाजपा प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला। पश्चिम बंगाल को लेकर सौंपी गंभीर याचिका। ममता सरकार पर लगाया चुनाव को हाईजैक करने का आरोप। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की करी मांग। दिग्गजों के नामांकन का दौर जारी। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने पर्चा किया दाखिल। वहीं अभिनेता से बने नेता विजय ने भी दाखिल किया नामांकन। सुवेंदु अधिकारी भी भरेंगे पर्चा। संसद में कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। लोकसभा में होगी देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कराने के प्रयासों पर अहम चर्चा। वहीं राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल संबंधी विधेयक होगा चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश। जनगणना 2027 के पहले चरण की अधिसूचना 7 अप्रैल 2026 को होगी जारी। जनगणना के दौरान लगभग 31 लाख गणनाकार डिजिटल माध्यम से जानकारी करेंगे एकत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चुनावी राज्यों में बीजेपी और एनडीए के लिए प्रचार की कमान संभाल चुके हैं। आज पीएम मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत असम में पीएम का भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद का कार्यक्रम है। इसके अलावा पीएम पुदुचेरी के एनडीए कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। प्रदेश में 9 अप्रैल को चुनाव होंगे। पीएम हर चुनाव से पहले बूथ कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद करते हैं। उनका मानना है मेरा बूथ सबसे मजबूत एक नारा नहीं बल्कि एक संकल्प है जो किसी भी चुनाव में उनकी ताकत का एहसास कराता है। एनडीए के कार्यकर्ता हर घर, हर मतदाता और हर बूथ को अपनी रेंज में लेकर उसे मजबूत बनाने का काम करते हैं। असम के मुख्यमंत्री और जालुकबारी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार हिमंत बिस्वा शर्मा ने अपने क्षेत्र में रोड शो किया। इसमें उस रोड शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे निर्वाचन क्षेत्र में रोड शो है, सभी लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूं। हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में रोड शो है, सारे लोग निकाल के आए हैं, आशीर्वाद दे रहा है। मैं सबको धन्यवाद देता हूं। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन में आज चुनाव आयोग से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, किरण रिजिजू, डॉक्टर सुकांत मजूमदार, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अरुण सिंह, सांसद अनिल बलूनी और ओम पाठक शामिल थे। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से चुनावी प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करके ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद कहा कि इस समय देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की स्थिति बेहद चिंताजनक है। वहां चुनाव प्रक्रिया को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है और तृणमूल कांग्रेस द्वारा माहौल खराब किया जा रहा है। किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप है कि वो मतदाताओं को डरा धमका रही हैं। किरण रिजिजू ने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वो इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सख्त कदम उठाएं और सुनिश्चित करें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। एक पिटीशन देने आए हैं। ये बहुत ही गंभीर पिटीशन, बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय लेके आए हैं। अभी जो चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, उसमें से सबसे विशेषकर पश्चिम बंगाल में चुनाव को पूरा हाईजैक करने के लिए, लोकतंत्र को पूरा कब्जा करके, लोगों को अपना मत देने का अधिकार को वंचित रख करके, डरा धमका करके पश्चिम बंगाल में जो तबाही मचा रखा है, वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने जो हालात बना के रखा है, उसको लेकर के गंभीर चर्चा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ हम लोगों ने बैठक की। इलेक्शन कमीशन पूरे टीम अधिकारियों के साथ
हम लोगों का एक एक पॉइंट को सुना और हमने एक एक पॉइंट बारीकी से बताया। और पश्चिम बंगाल में सरकार की लचर व्यवस्था पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बंगाल में किसी का विकास नहीं हुआ है, सभी को बंगाल छोड़कर दूसरी जगह कमाने के लिए जाना पड़ रहा है। बंगाल में संख्यालघु समाज पीड़ित हैं, आदिवासी, कुर्मी, सबके साथ इन लोगों ने ऐसा ही किया है। किसी का विकास नहीं हुआ है और सबको बंगाल छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ रहा है कमाई के लिए। तो वही लोग ही जिन्होंने जिनको अत्याचार हुआ है, जिनको वंचना किया है, इन्हीं लोगों ने बंगाल का परिवर्तन करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का जो गरीब कल्याण योजना का लाभ कहीं नहीं मिलता इन लोगों को, क्योंकि ममता बनर्जी का सरकार बीच में है। उसको हटा के ही लोग अपना अधिकार को लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री और श्यामपुर विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार शशि पांजा ने पथुरिया घाट में चुनाव प्रचार किया। शशि पांजा ने कहा कि ये जनता का प्यार है और उनके इसी प्यार को हमें वोट में बदलना है। गैस का दाम बढ़ा रहा है बीजेपी, एसआईआर में नाम काट रहा है बीजेपी। इससे बचने के लिए तृणमूल कांग्रेस को वोट देना है। पहले जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, पहले उन महिलाओं को वोट आप दीजिए। ये पैसा जहाँ पर उनकी सरकार बनी है, अगर वहाँ पे आप देंगे पैसा तो यहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं कि हम लोग पैसा देंगे। और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के लिहाज से उम्मीदवार अपने नामांकन भरेंगे। बीजेपी के कद्दावर नेता और नंदीग्राम से प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी भी आज पर्चा दाखिल करेंगे। वो नंदीग्राम और भवानीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आज नंदीग्राम से नामांकन भरेंगे। नंदीग्राम बंगाल की राजनीति का वो मैदान जहां हर चुनाव में सियासी पारा चरम पर होता है। आज इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी नामांकन दाखिल करेंगे। ये वो पावर सेंटर है जहां 2021 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली थी। इस मुकाबले में शुवेंदु अधिकारी ने बेहद कम अंतर से जीत दर्ज की और नंदीग्राम पूरे देश की सुर्खियों में आ गया। नंदीग्राम की खास बात यह है कि यहाँ हर वोट की कीमत है। ग्रामीण इलाका, स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवार की पकड़, ये सभी फैक्टर नतीजों को सीधे प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि नंदीग्राम को बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड माना जा रहा है। तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां अब अपने चरम पर है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आज चेन्नई में कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र से डीएमके उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। दूसरी ओर अभिनेता से राजनेता बने टीवी के प्रमुख विजय ने अपना नामांकन दाखिल किया। वो पेरंबूर और तिरुचि पूर्व निर्वाचन क्षेत्रों से राज्य विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी आज से केरल में चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल की आज पथानामथिट्टा जिले में 2 रोड शो करने का कार्यक्रम है, जिसमें यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के चुनाव अभियान को नई रफ्तार मिलेगी। पथानामथिट्टा जिले में 5 विधानसभा सीट हैं। 2021 के चुनाव में कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ को यहां एक भी सीट नहीं मिली थी। हालांकि दिसंबर में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में यूडीएफ का प्रदर्शन अच्छा रहा था, लिहाजा पार्टी को भरोसा है कि विधानसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन होगा। पार्टी नेताओं के अनुसार राहुल के दौरे का मकसद जमीनी कार्यकर्ताओं में जोश भरना और मध्य केरल में समर्थन मजबूत करना है। पथानामथिट्टा को एक महत्वपूर्ण चुनावी क्षेत्र माना जा रहा है। और हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दिल्ली ईसीआई से अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ केरलम से नीरज सिंह जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कितनी गंभीर है बीजेपी की चिंता अगर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। आज का जो पूरा घटनाक्रम रहा उसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा और क्या कुछ आश्वासन बीजेपी प्रतिनिधिमंडल को मिला है चुनाव आयोग से? देखिए रमा, निश्चित तौर पर ये जो आज का घटनाक्रम है ये गंभीर चिंता जताता है और खासकर 5 राज्यों में जब चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में पश्चिम बंगाल में जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है, को भी जो सत्तारूढ़ में जो दल है टीएमसी, उनके द्वारा, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की चिंता साफ तौर पर जाहिर होती है। और आज एक बड़ा डेलीगेशन जिसमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सुकांत मजूमदार जो बंगाल से आते हैं,
इसके अलावा अनिल बलूनी सहित एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के दफ्तर में आकर सुबह 11 बजे चुनाव अधिकारियों से मुलाकात की। मैं आपको बता दूं कि इस दौरान 3 मुख्य जो चुनाव अधिकारी थे उनके सामने एक उन्होंने ज्ञापन सौंपा, एक पिटीशन दिया और उस पिटीशन में उन्होंने साफ तौर पर कई आरोप लगाए। देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो आरोप है और जो आपने देखा भी होगा पिछले दिनों जिस तरह से बंगाल में चुनावी सभाएं हो रही हैं, उसमें ममता बनर्जी जो राज्य की मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है सार्वजनिक मंच पर, पहला, दूसरा जिस तरह से वहां के मतदाताओं को धमकाया जा रहा है, और तीसरा जो पश्चिम बंगाल में जो अधिकारी हैं वो किस तरह से टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरह लोगों के घरों में जाकर डरा धमका रहे हैं कि वो किसी भी तरह से टीएमसी को वोट दें। तो इन 3 अहम मुद्दों पर उन्होंने चुनाव अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया और साथ में ऐसा बताया जा रहा है कि इस प्रतिनिधि मंडल ने ममता बनर्जी की सभाओं के कुछ वीडियो फुटेज भी चुनाव अधिकारियों को दिए हैं और निर्वाचन आयोग से अपील की है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरे मामले को हाईजैक कर रखा है और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कहा है, किरण रिजिजू ने जब बात की मीडिया से, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ममता बनर्जी ये धमका रही है लोगों को कि उनको बीजेपी को वोट नहीं देना है। अगर बीजेपी को वोट दिया तो इसका जो परिणाम है वो अच्छा नहीं होगा। और ये बात चुनावी सभाओं में भी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा पिछले दिनों जंगीपुरा की जो सीट है उसकी चुनावी सभा को देखें या इसके अलावा आसनसोल की सीट को देखें तो वहां पर जो टीएमसी के तमाम बड़े नेता हैं, जिसमें उनकी सांसद सयोनी घोष के कई विवादित बयान पिछले दिनों बंगाल से निकल कर आए और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि किस तरह से आपको वोट करना है और टीएमसी को वोट करना है, और वो मंच से ये धमकाते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है। तो यही चिंता आज साफ तौर पर नजर आई और जब ये लोग सारे जो केंद्रीय मंत्री हैं निर्वाचन भवन गए तो लगभग आधे घंटे उन्होंने चुनाव आयोग की 3 जो सदस्यीय टीम थी उनके सामने अपना पॉइंट टू पॉइंट पक्ष रखा और उसमें पहला आरोप यही है कि इस पूरे जो चुनावी कैंपेन को है टीएमसी हाईजैक कर रही है, लिहाजा उनकी मांग है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरे मतदान प्रक्रिया और जो काउंटिंग की प्रक्रिया है उसको निपटाया जाए। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर पिछले लोकसभा के चुनाव को देखें या पिछले 2 विधानसभा के चुनाव को देखें, वहां भी टीएमसी की गुंडागर्दी पूरे बंगाल में नजर आई है। लिहाजा ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर चुनाव आयोग काम कर रही है तो इन मसलों पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और इस तरह की जो घटनाएं बंगाल से निकल कर आ रही हैं उस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। और जिस तरह से किरण रिजिजू ने बताया कि चुनाव के जो अधिकारी थे, चुनाव आयोग के जो 3 अधिकारी हैं, उन्होंने उनको आश्वासन दिया है कि वो फ्री और ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन के लिए कमिट हैं और बंगाल में पुख्ता तरीके से फ्री और ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन को संपन्न कराया जाएगा। ये चुनाव अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन को आश्वासन दिया है। उसके बाद ये डेलीगेशन अब चुनाव की तैयारियों में लग गया है, लेकिन जो चिंता है वो बहुत जरूरी थी और बहुत बेहद गंभीर है और जग जाहिर भी है। सौरभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, दिल्ली में सामने आ रही है। प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला है, किस तरह की सियासी हलचल वहां पर देख रहे हैं, विशेषकर जब हम नामांकन की बात कर रहे हैं और अब जब हम बात करते हैं वहां पर नंदीग्राम की, इसको सबसे बड़ा चुनावी बैटल क्यों कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल का? देखिए, इस बार की जो चुनाव है नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी कैंडिडेट है, वो वहां के भूमिपुत्र है, तो वहां से ममता बनर्जी पिछली बार हारी थी और साथ ही साथ इस बार नंदीग्राम के साथ साथ शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जहां पे सीधा चुनौती है ममता बनर्जी को बीजेपी की तरफ से। आज नामांकन भरने का जो प्रोसेस है वो वहां नामांकन का रैली निकालकर नामांकन दाखिल करने के लिए शुभेंदु अधिकारी निकले। उनके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ और भी केंद्रीय नेतृत्व थे, दिलीप घोष उनका वहां पे रहना, वो वहां पे थे, राज्य नेता के बड़े नेता है दिलीप घोष, वो वहां पे थे। तो इन सारे नेताओं के बीच 2 बातें आज शुभेंदु अधिकारी ने कहा है मंच से। पहली बात तो यह है, उन्होंने कहा कि नंदीग्राम से कितने वोटों से मुझे जीतना है वो बात जनता तय करेगी। यानी कहीं ना कहीं वो ये जताना चाहते हैं कि नंदीग्राम
को लेकर वो चिंतित नहीं है। और भवानीपुर को लेकर उन्होंने क्या कहा, भवानीपुर को लेकर कहा कि मैं दो बातें बोल रहा हूं, आप रिकॉर्ड कर लीजिए। एक, 4 में बीजेपी सरकार कर रही है बंगाल में, और दूसरी, भवानीपुर में ममता बनर्जी इस बार हार रही है। तो ये जो डंका है, ये डंका शुभेंदु अधिकारी की तरफ से जोरों से बजाया जा रहा है, और उनका ये कहना है, ये बीजेपी का एक स्ट्रेटेजी है कि इतना कहीं ना कहीं जाके सीएम ममता बनर्जी को भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर उनको लाकर खड़ा करना, ताकि वहां पर भी वो समय बिताए। और इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा कि सारे राज्य में जो बाकी जो 293 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कि भवानीपुर को छोड़कर बाकी 293 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ममता बनर्जी घूमती रहती है, कहीं ना कहीं जाके स्ट्रेटेजिकली उसको भी रोक लगाना, ये बीजेपी का एक स्ट्रेटेजी है। और दूसरी बात जो है, ये जो चुनाव आयोग में बीजेपी का जो रिप्रेजेंटेटिव गए हैं, चुनाव आयोग से बात किए हैं, आप जानते हैं कि कुछ दिन पिछले हफ्ता ही केंद्रीय बल को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी की मैनागुड़ी से जो बातें कही थी कि केंद्रीय वाहिनी बीजेपी के हिसाब से काम कर रहे हैं, वो और भी तरह से ये सब बातें कहती है। और उनका सीधा कहना था कि माँ बहनों को वो बोलेंगे कि अपनी रसोई के सामान को लेकर जाए अगर ऐसी कोई घटना घटती है। तो ये कहीं ना कहीं माना जाता है बंगाल की राजनीति में कि ये पेप टॉक है ममता बनर्जी के वर्कर्स के तरफ। ये पेप टॉक वैसा है कि ताकर इसको लेकर जो चुनाव, जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर एग्रेसिव हो तृणमूल वर्कर्स, और उसको चलते थोड़ा उसका वो फायदा लेना चाहती है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग जितना सख्ती बरस रही है, ये हर एक मामले में आप देखिए, सीएस से लेकर सब इंस्पेक्टर तक, थाने के सब इंस्पेक्टर तक, वहां पर भी रद्दबदल हो रहा है, क्योंकि ऐसा मानना है कि ये पूरा सिस्टम का एक पॉलिटिसाइजेशन हो गया है। तो इसको पहले क्लीन करना है। अगर यहाँ पे चुनाव निष्पक्ष कराना है तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आपको पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन में जो पॉलिटिसाइजेशन जो हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो बिल्कुल, उसके राजनीतिकरण ना हो, इस पर ध्यान देना पड़ेगा, ये अपने आप में काफी अहम है। हमारे साथ नीरज सिंह भी जुड़े हुए हैं केरलम से। नीरज, किस तरह से वहां पर सियासी चुनाव अब रफ्तार पकड़ रहा है, प्रचार रफ्तार पकड़ रहा है, राहुल गांधी का कार्यक्रम है, किस तरह की कांग्रेस की हम बात करते हैं तो किस तरह की रणनीति है और क्या कुछ चुनौतियां हैं? देखिए, कांग्रेस के सामने चुनौती यही है कि जो उसके अलग अलग खेमे हैं, उन खेमों में एकजुटता रखी जाए। और केशव वेणुगोपाल लगातार जो असंतुष्ट कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी आज केरलम पहुंच रहे हैं और निश्चित तौर पर रोड शो राहुल गांधी करेंगे, और पूरी कोशिश यही रहेगी कि केरलम में ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं वो जीत पाए। आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक बड़ी सभा की और इसके बाद त्रिशूर में एक रोड शो किया, जिसमें लाखों की संख्या में जो लोग हैं निकल कर आए थे प्रधानमंत्री को मिलने के लिए, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। प्रधानमंत्री ने कल केरल में कई बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में हमेशा सत्ता रहती है, और जो जनता है इनकी जो तमाम इच्छा है, जो तमाम जो सुविधाएं, वो कभी केरलम के जो आम लोग हैं उनको नहीं मिल पाई। और उन्होंने ये कहा कि ये दोनों ही जो दल है वो हमेशा से करप्शन के खेल को खेलते रहे हैं और जनता याद त्रस्त रही है। लेकिन अगर यहाँ पर तीसरा विकल्प आता है तो इन दोनों ही दलों के नेताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। दूसरा, डबल इंजन की सरकार अगर यहाँ पर बनती है तो किस तरीके से केरलम को एक बेहतर राज्य के रूप में तब्दील किया जा सकता है। और बेहतर राज्य के रूप में तब्दील करने का अर्थ यह है कि यहाँ पर जो सुविधा है, यहाँ पर जो रोजगार है, यहाँ पर जो दूसरी चीज है कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो उस दिशा में तेजी के साथ काम किया जा सके। आप देखें कि जो एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में हमेशा से ही सत्ता का हस्तांतरण रहा है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने एक तीसरे मोर्चे को बनाया, एक त्रिकोण बनाने की कोशिश की है। और कई सारी सीटें, खासतौर से शहरी इलाकों की रमा हम बात करें तो उनमें भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन भी कर रही है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं निकल कर आ रहे हैं और उनका ये कहना भी है
कि अभी तक हमारे सामने 2 ही विकल्प रहते थे, लेकिन अगर तीसरा विकल्प रहेगा तो निश्चित तौर पर जनता का फायदा होगा। अब देखना यह है कि केरलम 140 विधानसभा सीटों पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी विजय पताका फहराती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, यूडीएफ और एलडीएफ अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल भी तमाम सीटों पर अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। तो उस स्थिति में अगर यहाँ पर सीटों का बंटवारा होता है तो त्रिशंकु विधानसभा से भी कोई परहेज नहीं किया जा सकता, ऐसा जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं। कुल मिलाकर मुकाबला रोचक है। अब देखना ये होगा कि केरलम की जनता किस पॉलिटिकल पार्टी को केरलम की गद्दी पर बैठाती है। रमा, बिल्कुल। अश्विनी मिश्रा असम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी असम से आप देना चाहेंगे? किस तरह से वहां पर जो चुनावी रंग है दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से जो सियासी समीकरण है वो भी नए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और क्या कुछ जमीनी स्तर पर अगर बीजेपी और कांग्रेस के बारे में बात करते हैं, चुनावी रणनीति से लेकर चुनौतियां? निश्चित तौर से रमा, अगर देखें तो परसों शाम को गुवाहाटी में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जब रैली की, जब उन्होंने रोड शो किया, तो उसके बाद से यहाँ पर धुआंधार चुनाव प्रचार दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार जारी है। कल नलवाड़ी और ढेकुआजुली में अमित शाह की रैली थी। स्पष्ट तरीके से अमित शाह ने राज्य सरकार की, डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियाँ गिनाई। तो एक बेहद महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। नलवाड़ी की रैली में उन्होंने कहा कि घुसपैठिए वापस तो किए ही जाएंगे, एक एक चुन कर घुसपैठिए यहाँ से वापस किए जाएंगे, लेकिन अगला राज्य असम होगा जहाँ पर समान नागरिक संहिता राज्य सरकार, बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार सत्ता में आती है तो वो लागू करेगी। यानी कि स्पष्ट तरीके से कहा गया कि यहाँ पर जो अलग अलग प्रथाएं हैं, अगर जनजातीय प्रथाएं हैं, अनुसूचित जात जनजाति की जो प्रथाएं हैं और हम अपने दर्शकों को बता दें, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 29 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है और वो इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सीधे ले चलते हैं। सो फिनिश्ड प्रोडक्ट अगर भारत में बनने लगता है तो ऑटोमेटिकली कंपोनेंट्स के लिए डिजाइन एक डिमांड क्रिएट होती है, एंड दीज आर ग्लोबल प्रोडक्ट्स। सो भारत की डिमांड को मीट करेंगे और ग्लोबल एक्सपोर्ट चालू करेंगे। अगर कंपोनेंट वाइज देखें तो आई विल जस्ट शेयर सम ऑफ द कंपोनेंट कैपेसिटी दैट वी आर एबल टू क्रिएट। कैपेसिटर्स में नाउ विल बी एबल टू मीट 16% ऑफ आवर डोमेस्टिक डिमांड। कनेक्टर्स में विल बी एबल टू मीट 33% ऑफ आवर डोमेस्टिक डिमांड। लैमिनेट्स में विल बी एबल टू मीट 100% ऑफ आवर डिमांड and will become global suppliers. Lithium ion cells for the digital segment, I'm not talking about the EV segment, only the electronics wala segment. There we'll be able to meet 61% of our domestic demand. As you might recall, last year when we inaugurated the factory in Haryana near Gurgaon, that time we were reaching about 35% of our demand. Now we'll be able to reach about 61% of our demand. Rare earth magnets in the electronics industry will be able to meet 25% of our demand. 25% of our demand. So this is a very big milestone for our country. Our dependence on imports will significantly reduce. In relay manufacturing, we'll be able to meet 100% of our demand and we'll be able to become global exporter for relay components. For metallized films, this is a metallized film. This is a film on which metal layer is printed or impregnated, as they call it. Metallized film is 44% of our demand will be met in India now. PCBs, a huge market. We import about 40,000 crore worth PCBs. So this now we will be able to meet about 50% of our demand. About 50% of our demand we will be able to meet in our country. So that much import will reduce in a significant way. Inductors 5%, SMD passive, which is the first plant approved, will be able.
सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 29 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 7,000 करोड़ से ज़्यादा की ये परियोजनाएं हैं और अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो इंपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा है अब वो इससे कम होगा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। और हमारे जो 4 संवाददाता हैं वो भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं चुनाव संबंधित राज्यों की जानकारी देने के लिए, वहाँ की ज़मीनी हकीकत और चुनावी जो लड़ाई है उसके बारे में वो बता रहे हैं। अश्विनी, आप बता रहे थे जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्होंने किस तरह से घुसपैठ पर करारा प्रहार किया और बताया कि किस तरह से विकास को जमीन पर वहां पर उतारा गया है बीजेपी के शासनकाल के दौरान। अपने आप में घुसपैठ और हिंसा पहले अगर हम असम को देखते हैं तो एक बड़ा मुद्दा हुआ करती थी, एक बड़ी चुनौती हुआ करती थी, उस पर तो पार पाया ही जाएगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने वहां पर अपनी जड़ें मजबूत की हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनसे जुड़े हैं, विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी के जो प्रयास हैं जमीनी कार्यकर्ताओं से जुड़ने को, आज भी वो एक कार्यक्रम कर रहे हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत। किस तरह से एक बड़ी सटीक और अहम और बड़ी जो रणनीति है वो बीजेपी की नजर आती है वहां पर? निश्चित तौर से रमा अगर देखें तो असम पर चौतरफा विकास का कार्य किया, चाहे वो सामाजिक शांति की बात हो, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, चाहे आधारभूत संरचना की बात हो। मैं थोड़ा सा यहाँ से दिखाऊंगा, ये बगल ये जो बाउंड्री वाल दिखती है ये टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट है जो यहाँ पर लग रहा है। 27,000 करोड़ रुपए का ये प्लांट है जो टाटा सेमीकंडक्टर यहाँ पर असेंबलिंग और प्लांट लगाया जाएगा। जो जागी रोड ये इलाका है, नौगांव से सटा हुआ इलाका है, पूरा पिछड़ा हुआ इलाका था, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि 27,000 करोड़ रुपए के साथ साथ 27,000 से ज़्यादा प्रत्यक्ष नौकरियां और लाखों की संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर यहाँ पैदा होंगे। शांति की आपने बात की, कार्बी आंगलांग समझौता हो, यहाँ के जनजातीय समुदायों से समझौता हो, उल्फा से समझौता हो, 10,000 से ज़्यादा यूथ जो है वो मुख्यधारा में हथियार सशस्त्र विद्रोह की स्थितियाँ छोड़कर उस पर सामने आए हैं। अमित शाह ने साफ तरीके से कहा कि उग्रवाद को पोषण करने वाली सरकार चाहिए, अशांति फैलाने वाली सरकार चाहिए, घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली सरकार चाहिए, या फिर विकास करने वाली, शांति स्थापित करने वाली, समझौतों विकास के नए पायदान गढ़ने वाली और यहाँ पर औद्योगिकीकरण की नई इबारत लिखने वाली सरकार चाहिए। बेहद महत्वपूर्ण जो बात उन्होंने कही, मैं ये कह रहा था कि समान नागरिक संहिता यहाँ चुनाव के बाद अगर सरकार बनती है तो लागू की जाएगी। चौतरफा जो मैं विकास की बात कर रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विकास हुआ है। असम कहीं ना कहीं भौगोलिक रूप से समूचे पूर्वोत्तर का गेटवे नहीं, ये दक्षिण एशिया का गेटवे बनेगा, ऐसा भाजपा दावा करती है। यहाँ पर औद्योगिकीकरण के साथ साथ ये पूर्वोत्तर के साथ साथ आगे एक बड़ा एक्सपोर्ट का हब बनेगा। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का ये हब बनने जा रहा है। यहाँ पर सेमीकंडक्टर का ये जो अगर प्लांट लगेगा तो इस पूरे क्षेत्र में और ज़्यादा निवेश की संभावनाएं लगेंगी और ज़्यादा यहाँ पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो निश्चित तौर से ये एक पैराडाइम शिफ्ट है अगर विकास के नज़रिए से देखा जाए तो असम के लिए, और उसी विकासवादी राजनीति को आगे रखकर भाजपा कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव को लड़ रही है। कांग्रेस ये कल मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ के लखीमपुर इलाके में थे, उन्होंने आरोप लगाया भाजपा पर कि डबल इंजन की सरकार नहीं है, डबल भ्रष्टाचार की सरकार है, डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल धोखा देने वाली सरकार है। जनता के बीच वो अपने मुद्दे रख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से घुसपैठ के मुद्दे पर कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तरीके से समर्थन में खड़े विपक्षी राजनीतिक दल दिखते हैं, जिस तरीके से वो शेडो करते हैं इन सब मुद्दों को, जिस तरीके से इन मुद्दों को दरकिनार करने की कोशिश करते हैं, तो भाजपा की कोशिश ये है कि इन सारे मुद्दों को केंद्र बिंदु मिलाकर एक ऐसा, क्योंकि घुसपैठ का मुद्दा सामान्य मुद्दा नहीं है, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा यहाँ की अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, यहाँ की संस्कृति से जुड़ा मुद्दा है, यहाँ के संसाधनों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, यहाँ के अवसरों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो लोगों के हृदय से जुड़ा हुआ ये मुद्दा होता है और उस पर कहीं ना कहीं भाजपा उसको आगे रखकर आगे बढ़ रही है, चुनावी रणनीति को आगे लेकर बढ़ रही है। जो चुनौतियों की बात कर रही हैं आप, चुनौती कांग्रेस के सामने अपने कुनबे को, अपने कथित महागठबंधन को एक करने की है। हेमंत सोरेन ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा करके प्रत्याशी उतार दिए हैं, 22 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, 3-4 प्रत्याशियों को उनके पर्चे खारिज हो गए। ऐसी स्थिति बनी है कि कुछ एक स्थानों पर कांग्रेस के भी प्रत्याशियों के पर्चे खारिज हुए हैं, भले वो टेक्निकल कारणों से खारिज हुए हैं। तो स्थिति यह है कि कांग्रेस के सामने कहीं ना कहीं चुनौती ज़्यादा है। अब जनता को ये देखना है कि अब किन मुद्दों पर जनादेश देती है। जनता के सामने विकासवादी राजनीति करने का मुद्दा है और साथ ही साथ असम की कोशिश, कांग्रेस की कोशिश ये है कि वो बृहत्तर असम, बोर असम या असम की अस्मिता, असम के सम्मान, असम की संस्कृति को कांग्रेस भी आगे रखकर राजनीति करना चाह रही है। लेकिन क्या जनादेश होगा ये निश्चित तौर से जब परिणाम आएगा पता चलेगा। रमा,
बिल्कुल, अपने आप में ये बेहद अहम आप बता रहे हैं। हमारे साथ सौरभ दत्ता भी जुड़े हुए हैं। सौरभ, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे थे नंदीग्राम और भवानीपुर को लेकर बीजेपी ने बड़े दावे भी किए हैं और अपने आप में ये दावे इसलिए भी अहम हो जाते हैं कि बीजेपी एक बार ममता बनर्जी को वहां से हरा भी चुकी है। तो अपने आप में सबसे पहले ये समझना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि ममता बनर्जी वहां से जब हारी थी तो उसकी बड़ी वजह क्या रही थी और उसका असर इन इलाकों में क्या अब भी दिखाई देता है? देखिए, 2021 में ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से जब हारी थी तब उनका ये कहना था कि असल में वो हारी नहीं है, लोड शेडिंग करवा के वहां पे हराया गया है। मतलब उन्होंने कभी इन 5 सालों में अपना हार स्वीकार नहीं किया है कि वो हारी है। लेकिन जनादेश तो जनादेश होता है और वो आप चाहे 1 वोट से हारे या फिर 10 वोट से हारे, आप हारे तो हैं। और इसी के चलते इस बार जो चुनौती है कि उस बार ममता बनर्जी नंदीग्राम में गए थे, तो इस बार पलटवार वे शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम को रखकर भवानीपुर चले आए हैं। और तब से आकर आप देख रहे हैं कि भवानीपुर में चाहे एक रिटर्निंग ऑफिसर का तबादला हो या फिर कोई और विषय, वहां पे लगातार ममता बनर्जी उसको लेकर भी बयानबाजी कर रही है। जब भी शुभेंदु अधिकारी का रैली निकलता है तो वहां पे पलटवार में जय बांग्ला का स्लोगन होता है, जो टीएमसी का स्लोगन है। तो ये सारी बातें चल रही है, लेकिन जो बीजेपी का जो मेन लक्ष्य है अभी, कि एक पावर सेंट्रिक वो बंगाल की जनता को मैसेज देना चाहता है कि इस बार बंगाल की जनता में बीजेपी का वो सांगठनिक शक्ति तैयार हो चुका है, पुख्ता हो चुका है, जो ममता बनर्जी को हरा सके। यानी बंगाल की जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि बीजेपी इस बार परिवर्तन के लिए तैयार है। और इसके लिए जो बिल्कुल बेहद दिलचस्प चुनावी मुकाबला है और सभी दल अपने अपने तरीके से मैसेज दे रहे हैं। आप नजर बनाए रखिए। सौरभ आपका, अमरेंद्र आपका, अश्विनी आपका और नीरज आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और मीडिया प्राइम में यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए टीवी न्यूज के साथ। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा में आज नियम 193 के तहत वामपंथी उग्रवाद पर चर्चा हो रही है। कार्यसूची के अनुसार टीडीपी सांसद डॉक्टर वायरेड्डी शबरी और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे अल्पकालिक चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके बाद सरकार की ओर से नक्सलियों के खिलाफ सफल ऑपरेशन का पूरा खाका सदन में पेश किया जा सकता है। इस बहस में सरकार की रणनीति, सुरक्षा बलों की भूमिका और प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा होगी। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ मिली अब तक की सफलता पर सदन को जानकारी दे सकते हैं। तो सदन में काफी अहम चर्चा होने वाली है और कुल मिलाकर देखें तो देश में लाल गलियारे से नक्सल मुक्त भारत का सफर अगर देखा जाए तो अपने आप में ये काफी अहम है। 10 साल में नक्सली हिंसा में जबरदस्त कमी आई है। नक्सलियों के सरेंडर में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है और इसके साथ ही अगर हम 10 साल में नक्सली हिंसा को देखते हैं तो इसमें भी एक बड़ी कमी दिखाई देती है। विशेषकर नक्सलियों के सरेंडर में रिकॉर्ड वृद्धि दिखाई दे रही है। हजारों नक्सलियों ने हथियार छोड़े हैं, मुख्य धारा में वापस आए हैं। आम नागरिक और सुरक्षा बलों की मौतों में भी एक बड़ी कमी आई है। 2024 के बाद से सिर्फ छत्तीसगढ़ में 2000 से ज़्यादा सरेंडर हुए हैं। इसके साथ ही ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में करीब 30 हार्डकोर नक्सली ढेर हुए हैं। 2025 में 300 से अधिक नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया। 800 से ज़्यादा नक्सली 2025 में गिरफ्तार
किए जा चुके हैं। और अकेले 2024 की बात करते हैं तो 290 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। 2025 में केवल 3 जिले नक्सल प्रभावित दर्ज किए गए। नक्सलियों की फंडिंग पर प्रभावी ढंग से लगाम लगाई गई और माओवाद को गंभीर नैतिक और मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंचाई गई। इसके साथ ही सूचना युद्ध नेटवर्क पर नियंत्रण और भी सख्त किया गया है। तो अगर इस मोर्चे पर देखते हैं, एक बड़ी सफलता पिछले 10 सालों में सरकार की दिखाई देती है। रेड कॉरिडोर की स्थिति की हम बात करते हैं, नक्सली बड़े संख्या में मारे भी गए, उन्होंने सरेंडर भी किया और जिन्होंने सरेंडर नहीं किया उन पर कार्रवाई की गई और अपने आप में जो आम नागरिक की मौत होती थी, जो सुरक्षा बलों की क्षति होती थी, उसे भी बड़ी संख्या में रोका गया है। तो अपने आप में ये जो सफ़र है बहुत महत्वपूर्ण रहा है। नक्सल हिंसा के खिलाफ सरकार का खास फोकस तमाम क्षेत्रों पर किया गया है और उसके साथ ही तमाम जो बड़ी रणनीति है वो सरकार की अपनाई गई है और बड़ी संख्या में जो बड़े स्वयंभू कमांडर हैं वो भी मुख्य धारा में आए हैं और जो नहीं आए हैं वो जो हैं ढेर कर दिए गए हैं। तो लोकसभा में वामपंथी उग्रवाद पर चर्चा चल रही है। हमारे संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अनुज, कितनी अहम ये चर्चा हो जाती है नियम 193 के तहत और अपने आप में जिस तरह से हम देखते हैं पिछले 10 सालों में नक्सली हिंसा पर सरकार का एक कड़ा रुख रहा है और एक बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई है, उसको देखते हुए किस तरह का खाका आज गृह मंत्री रखने वाले हैं? देखिए, नियम 193 के तहत जो सदन में चर्चा होती है वो देश से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर चर्चा होती है और इसका प्रस्ताव सांसद लेकर आते हैं जिसको लोकसभा स्पीकर अनुमति देते हैं। तो कुल मिलाकर लोकसभा स्पीकर ने इसकी अनुमति दी है और आज नियम 193 के तहत जो चर्चा हो रही है, निश्चित तौर पर क्योंकि जो माओवादी उग्रवाद से काफ़ी राज्य प्रभावित रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी था, बहुत बड़ी चुनौतियां भी हमेशा रही हैं। लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार का शुरू से ही संकल्प रहा है कि देश को माओवादी उग्रवाद से मुक्त कराना है, कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ी सफलता सरकार को मिली है। और आज जो लोकसभा के सदन में आज ये चर्चा हो रही है, इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सांसद इसमें हिस्सा लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से रमा आपने भी दिखाया कि पूरी एक विस्तृत ग्राफिक्स के माध्यम से आपने रिपोर्ट दिखाई, ये आज वो आंकड़े हैं जो देश की नई तस्वीर को दर्शाते हैं कि माओवाद का किस तरीके से खात्मा किया गया है, किस तरीके से उसकी कमर तोड़ी गई है। हम जानते हैं कि चाहे हम झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, उड़ीसा जैसे राज्य हैं और इसके अलावा आंध्र प्रदेश, जिसको हम एक तरीके से लाल गलियारा बोलते थे, ये पूरा एक ऐसा इलाका हुआ करता था जिसमें नक्सलवाद चरम पर था। लेकिन पिछले 10-11 सालों में सरकार ने अलग अलग योजनाओं के माध्यम से नक्सलवाद पर ना सिर्फ नकेल कसी है, बल्कि जिस तरीके से नक्सलियों ने सरेंडर किया है उसमें अगर 10 साल की बात करें तो करीब 10,000 से ज़्यादा बड़े नक्सलियों ने, कमांडरों ने, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, उन्होंने सरेंडर कर वो अपनी जो मुख्य धारा है उसमें शामिल हुए हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ये योजनाएं लेकर आई। सबसे पहले तो जो नक्सली इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, वहां विकास की सभी योजनाओं को पहुंचाया गया। आज वहां आपको इंटरनेट दिखाई देता है, वहां पर सड़कें दिखाई देती हैं, स्वास्थ्य सेवा दिखाई देती है, बिजली दिखाई देती है। और दूसरे सबसे बड़ी बात, उनके पुनर्वास की योजना को लाना। ऐसे में आज जो नक्सली सरेंडर करते हैं उनको नौकरी दी जाती है, उनको आर्थिक मदद दी जाती है और परिवार बसाने के लिए भी उनको एक तरीके से नौकरी भी दी जा रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि जो नक्सली कमांडर थे, जो लोगों को गुमराह करते थे, अब वो इनके कब्जे में नहीं आते हैं और आज वो देश की जो सरकार है उसके साथ आगे चल रहे हैं और अपने को मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी परिचर्चा है, इसी पर आज लोकसभा के अंदर चर्चा हो रही है और इसका जवाब जो है केंद्रीय गृह मंत्री चर्चा के बाद भी देंगे।
बिल्कुल अनुज, जिस तरह से सरकार की नीति की आपने बात की है, खास फोकस सरकार का इस पर रहा है, विशेषकर जो सरकार की हीलिंग टच नीति रही है, किस तरह से वहां पर जो समस्या का मूल कारण है उस पर जाया जाए और किस तरह से जो दूर दराज के अगर हम इलाके की बात करते हैं, चाहे झारखंड की बात करें, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, और तमाम जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जो रेड कॉरिडोर कहे जाते हैं, किस तरह पे वहाँ पे जो ग्रामीण थे उनको जो है भोला भाला समझकर गुमराह किया जाता था, छोटे छोटे बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चों को इस ट्रैप में फंसाया जाता था। वहाँ पर जाना कितनी बड़ी चुनौती थी, वहां पर जाकर उन्हें समझाना, और जो स्वयंभू कमांडर अपने आप में जिन्होंने सरेंडर किया, और अगर सरेंडर नहीं किया, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा था कि या तो समर्पण करें या फिर गोली खाने के लिए तैयार रहें, उनको जो है नेस्तानाबूद भी किया गया। ये जो दोहरी रणनीति है ये अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब उन इलाकों में विकास की बयार है, सूचना प्रौद्योगिकी वहां पर पहुंच रही है, इसके साथ ही वहां पर लोगों को रोजगार मिल रहा है, पुनर्वास नीति अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और बेहद महत्वपूर्ण ये भी होगा कि बस्तर, जहां कभी लोग पांव रखने से डरते थे, बस्तर ओलंपिक वहां पर होते हैं। देखिए, हमने तो तस्वीरों में देखा है, चाहे वो दंतेवाड़ा इलाका हो, हम जानते हैं कि देश की जो सबसे बड़ी एक स्वास्थ्य की योजना है आयुष्मान भारत योजना, वो दंतेवाड़ा के इलाके से शुरू हुई थी, छत्तीसगढ़ से। बस्तर के अंदर जाइए, आज वहाँ खेल होते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, वहाँ खेलों में भाग ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नक्सली कमांडर हुआ करते थे, अपने कुछ राजनीतिक एजेंडों को पूरा करने के लिए उन इलाकों के अंदर रमा, वो विकास की परियोजनाओं को नहीं जाने देना चाहते थे। और जब भी विकास की बात वहाँ पर होती थी तो वहां जो विकास काम करने वाले लोग थे या जो सरकारी लोग थे, उनको एक तरीके से निशाना बनाया जाता था, उनकी हत्याएं कर दी जाती थी, सड़कें नहीं बनने दी जाती थी, बिजली को नहीं पहुंचने दिया जाता था। और ये सिर्फ और इसलिए था क्योंकि वहां के जो ग्रामीण इलाके थे, भोले भाले लोग हैं, उनको उकसाया जाता था सरकारों के खिलाफ। इस तरह के एजेंडे कई दशकों तक चलते रहे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने उन एजेंडों को पीछे छोड़ते हुए जो सरकार के एजेंडे हैं, विकास के एजेंडे हैं, उनको वहां तक पहुंचाया। आज वहां के बच्चे स्कूल जाते हुए दिखाई देते हैं, आज वहां बिजली का बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है, लोग फोन पर, इंटरनेट पर बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये एक जो विकास की जो एक सबसे बड़ी जो एक गाथा है, उन नक्सली प्रभावित इलाकों में आज सुनने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात यही है, देखिए, एक आम आदमी को रमा क्या चाहिए, उन्हें अपना विकास चाहिए, अपना उत्थान चाहिए। लेकिन जब दशकों तक कोई विकास और उत्थान वहां के लोगों को नहीं मिला तो वो बंदूक उठाते थे। लेकिन आज वहां पर देखिए, बंदूक की जगह उनके हाथों में कलम है। ये एक सबसे बड़ा परिवर्तन है। और जब किसी भी सरकार के नेताओं की नीति और नीयत अच्छी होती है तो इस तरह की बदलती हुई तस्वीरें देखी जाती हैं। और आज देश के जो प्रभावित नक्सली प्रभावित इलाके थे, माओवाद से ग्रस्त थे, आज वहां आप देखिए विकास की बयार बह रही है। और शायद आज इसी वजह से देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के अंदर चर्चा हो रही है, एक अच्छे माहौल में चर्चा हो रही है। बिल्कुल अनुज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जितना आसान ये कहने में लगता है उतना आसान है नहीं, बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति थी, विशेषकर दूर दराज के जंगलात की जब हम बात करते हैं, जिस तरह का गोरिल्ला युद्ध जो है नक्सली लड़ते थे और उनके जो ठिकाने थे उन पर पहुंचना अपने आप में जिस तरह से अपने आप में अबूझ हुआ करता था। कैसे सरकार ने सुरक्षा बलों को भी मजबूत किया और उन इलाकों को टारगेट किया, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस तो हम जानते हैं कि कितने हजारों लोगों ने अपनी शहादत दी है। जो हमारे सैनिक हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, हम जानते हैं कि इस तरह की घटनाएं आती थी कि पूरी के पूरी जो उनकी बटालियन थी उसको आईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया जाता था। ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती थी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए वहां पर काम करना। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो हमने पहले भी कहा, कि नीति और नीयत अच्छी हो तो रिजल्ट सामने आते हैं। आज वहां पर ड्रोन जो कैमरे हैं उनसे निगरानी की जाती है, सैटेलाइट के माध्यम से वहां पर निगरानी की जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां एक कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा दिया गया। जो राज्य जो पुलिस के जवान हैं और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान हैं, उनके बीच में एक बेहतरीन समन्वय बनाया गया। हम पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि अब वहां जॉइंट ऑपरेशन होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही होती है मुखबरी। अगर मुखबरी गलत हो जाए तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की वहां पर जो है जान जाती थी। लेकिन उस तंत्र को वहां पर तोड़ा गया, जो फंडिंग नक्सलियों की होती थी उस तंत्र को वहां पर खत्म किया गया।
ये एक सबसे बड़ी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि गोली के माध्यम से या मुठभेड़ के माध्यम से नक्सलियों को खत्म करने की बातें तो की जाती रही, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो केंद्र सरकार योजना लेकर आई उनके लिए आत्मसमर्पण योजना, पुनर्वास की योजना, ये एक सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुई, जो एक गेम चेंजर साबित हुई कि वहां के लोग स्वतः ही जो है बंदूक को छोड़कर अपने हाथों में कलम और अपने हाथों में उन औजारों को उठाने लगे जिससे आज उनके परिवार चलते हुए नजर आ रहे हैं। रमा, बिल्कुल अनुज, एक बड़ी राजनीतिक विल पावर या इच्छा शक्ति की जो है इसमें बात भी दिखाई देती है, क्योंकि बड़ा मुश्किल उस वक्त होता था उन इलाकों में जाना और वहां पर जो लोकल्स है उनका विश्वास जीतना, जो कि उनके ट्रैप में फंसे हुए थे। अपने आप में 10 साल का ये सफर बेहद महत्वपूर्ण रहा है। आप नजर बनाए रखिए इस चर्चा पर। अनुज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष की, जहां हर बयान, हर हमला एक बड़े युद्ध की आहट दे रहा है। पिछले कई दिनों से ये संघर्ष जारी है, जो फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर ईरान के तेल भंडार पर है। हाल ही में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि तेल के भंडार पर कब्जा करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान ने सीधी चेतावनी दे दी है कि ना झुकेंगे और ना जीत के बिना जंग खत्म करेंगे। अगर जमीनी हमला हुआ तो अंजाम जमीनी होगा। और ये टकराव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। वहीं ट्रंप ने ईरान पर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने ईरान के तेल संसाधनों पर नियंत्रण करने की बात कही है। उनके ईरान के खार्ग द्वीप पर नियंत्रण लेने की योजना है। साथ ही यूरेनियम जब्त करने के लिए सैन्य अभियान पर भी विचार कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ किसी भी हद तक जाएंगे ट्रंप। ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना उनका लक्ष्य है। ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा है, अमेरिका ने ईरान के कई अहम टारगेट्स नष्ट कर दिए हैं। नष्ट किए गए टारगेट्स की तलाश अमेरिका को लंबे समय से थी। तो ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। और ईरान के संसदीय अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबाफ ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए राजनयिक प्रयास जारी रखने के बावजूद अमेरिका पर गुप्त रूप से जमीनी आक्रमण की योजना बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैनिकों के देश में प्रवेश करने पर ईरानी सेना जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिकी सेना को जला दिया जाएगा और अमेरिका के क्षेत्रीय सहयोगियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तो अमेरिका के दावों के बीच ईरान ने भी कड़ी चेतावनी दी है। हमारे साथ अतुल अनेजा जी जुड़े हुए हैं, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट्स हैं, और अखिलेश सुमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। और आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप लगातार दावे कर रहे हैं और उस पर जो ईरान की कड़ी प्रतिक्रिया आई है, किस तरह से देखते हैं पूरे घटनाक्रम को? रमा जी, सबसे ज़रूरी बात है ज़मीनी हकीकत को देखना जी। अगर हम उसकी तरफ देखें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहाँ से शिप्स निकल रहे हैं, ऑयल टैंकर्स निकल रहे हैं, वो ईरान के पूरे कंट्रोल में है। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव तो रीच नहीं हुआ। दूसरा, दावेबाजी हो रही है कि भाई हम आपके ऑयल के भंडार ले लेंगे, खर्ग आइलैंड में आएंगे। ये कहने में तो रमा जी बहुत आसान है, लेकिन अगर आप खर्ग आइलैंड की ज्योग्राफी देखें, वो एक बार वहाँ पर ट्रूप्स आ गए, उसके आसपास सारी पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर ईरान के जो ट्रूप्स हैं वो पूरी तरह से डग इन हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और जब भी आप लैंडिंग करते हैं एक ऐसी जगह पे, या आप हेलीकॉप्टर्स के थ्रू करेंगे या आप एम्फीबियस ट्रूप्स को लेके आएंगे, वो बीच लैंडिंग करेंगे, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो इसकी सक्सेस मुझे बहुत कम नज़र आती है कि आप इस तरह से खार्ग आइलैंड को ले सकते हैं। तो बातें करने में तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहें तो नहीं हो पा रही। फिर बात करते हैं, ट्रम्प आज नहीं लेकिन पहले कहा था कि हम न्यूक्लियर जो मटेरियल है ईरान का, जिसकी वजह से कह रहे हैं कि बम बना सकते हैं, कि हम उसको सीज कर लेंगे। अब उसको सीज करना, आप चाहे एयर स्पेशल ऑपरेशन से करेंगे, एयरबोर्न ट्रूप से करेंगे, तो वो सरप्राइज एलिमेंट उसमें नहीं है। ईरान को पता है इस चीज़ का। अगर युद्ध में आप जाते हैं तो आपको सरप्राइज एलिमेंट क्रिएट करना पड़ता है। तो एक तरह से इस वक्त रमा जी जो चल रहा है वो बयानबाजी चल रही है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है। और जैसे कि आपने कहा कि अभी भी हम एस्केलेशन पे हैं इस युद्ध के, कोई समाधान के करीब नहीं है, और इसलिए कोई अभी ब्रेक थ्रू हमें सामने नज़र नहीं आ रहा।
बिल्कुल, अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश, लगातार आप जो है इस पूरी स्थिति को फॉलो कर रहे हैं, क्या कुछ स्थिति देखते हैं खार्क द्वीप पर? अब अमेरिका का जो ये एक बड़ा दावा है, किस वजह से है? और जिस तरह से अनेजा जी ने बताया है कि ये जो है साइकोलॉजिकल वारफेयर लगातार चल रही है, इसका असर क्या कुछ दिखाई देता है? क्या कुछ रणनीति जो है वो दिखाई दे रही है इसमें? देखिए, निश्चित तौर पे इस तरह के युद्ध में साइकोलॉजिकल वारफेयर एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है पूरी रणनीति का, और उसी रणनीति का उपयोग कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन साथ साथ उनकी जो तैयारी है वो तैयारी भी है। जैसे देखिए, पिछले साल जब 12 दिनों का युद्ध चला था अमेरिका और ईरान के बीच में, उस युद्ध में भी उन्होंने दावा किया था कि पूरा जो न्यूक्लियर उनका एस्टेब्लिशमेंट है उसको उन्होंने खत्म कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया है। लेकिन बाद में उन्हें लगा कि उन्हीं के खुद उनकी संस्थाओं ने बताया कि नेस्तनाबूद नहीं हुआ है, और इसी की वजह से उनका तर्क था कि इसी की वजह से हमने दोबारा हमला किया है, 28 फरवरी को हमला किया, जिसमें कि एक उनका था कि रेजिम चेंज। अब उन्होंने दावा किया है कि रेजिम चेंज हो गया वहां, मतलब उनके सुप्रीम लीडर अब नहीं रहे, तो उसको ये बोल रहे हैं कि रेजिम चेंज हो गया। और जो खास बात वो ये बोल रहे हैं कि 400 किलोग्राम जो प्रोसेस्ड न्यूक्लियर मटेरियल है, वो प्रोसेस्ड मटेरियल को लेने के लिए हम ये पूरी कवायद कर रहे हैं कि अब उसको हम वापस ले लेंगे। लेकिन देखिए रमा, इसके पैरेलल जो निगोशिएशन चल रहा है, भले ही पूरी तरह इसको निगोशिएशन कहें या नहीं कहें, लेकिन एक बातचीत चल रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कल तुर्की और इजिप्ट और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों के साथ थे इस्लामाबाद में, और कुछ बातें हुई है। और निश्चित तौर पे उस बातों में जो संकेत है कि उसमें एक बात यह भी है कि जो है ईरान जो है अपना पूरा जो प्रोसेस्ड यूरेनियम है वो पूरी तरह लौटा है। याद होगा आपको कि व्लादिमीर पुतिन ने एक बार ऑफर किया था कि ईरान के पास वो जो प्रोसेस्ड न्यूक्लियर मटेरियल है, वो न्यूक्लियर मटेरियल वो रूस को दे देगा ईरान, और आप इस पे समझौता कर लीजिए, जिसके लिए अमेरिका तैयार नहीं हुआ। तो मतलब ये है कि अमेरिका की पूरी रणनीति ये है कि वो प्रोसेस मटेरियल या तो समझौता से हासिल हो जाए, या अटैक के डर से हासिल हो जाए, या अटैक करके हासिल हो, किसी भी तरीके से उनकी ये रणनीति में शामिल है कि उस न्यूक्लियर मटेरियल को लेना है। अब देखना है कि देखिए, उन्होंने खार्ग आइलैंड के बारे में कही है। खार्ग आइलैंड निश्चित तौर पे एक महत्वपूर्ण जगह है ईरान के लिए, क्योंकि उनका सबसे बड़ा तेल का भंडार वहां पे रहता है, बीच समुद्र के अंदर है वो, और वो उसी हार्मुज के पास भी है। तो हार्मुज के पास होने से उसका रणनीतिक महत्व उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन वो खार्ग आइलैंड जो है अमेरिका के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से देखिए, पूरी जो नैरेटिव वारफेयर चल रहा है, और उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका अपनी सेना को भी आसपास बढ़ा रहा है। जो उनका मरीन जिसको कहते हैं कि समुद्र के रास्ते से वो लैंड अटैक करेंगे, उन मरीन की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो एक संदेश भी देना होता है कि हम ये करने जा रहे हैं, आप तैयारी कीजिए, और ईरान अगर उस पर तैयार हो जाएगा कि हम ये शर्तें रख रहे हैं तो ठीक है, और नहीं तो हम हमले करेंगे। अब देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच की जो लड़ाई है, वो लड़ाई एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जहां की कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ, और फिर इजराइल उसमें पार्ट है, इजराइल ईरान के करीब है तो इजराइल है। उसके अलावा जो वेस्ट एशिया में जो अमेरिकी जो हेड बेसेज है, उन बेसेज पे ईरान ने अभी घोषणा की है कि अमेरिका के जो भी कमांडर या ऑफिशियल होंगे वेस्ट एशिया में मौजूद उन देशों के अंदर, उन सबको हम निशाना बनाएंगे। तो मतलब ये कि वो कोई युद्ध की न कोई नियम काम कर रहा है, न कोई कानून काम कर रहा है। दोनों एक दूसरे पर जैसे चाहे हमले कर रहे हैं। हमने देखा कि कुवैत में एक डिसैलिनेशन प्लांट है, उस प्लांट पे हमला किया ईरान ने। और बिल्कुल, एक प्रतिक्रिया अतुल जी की इस पर ले लेते हैं। अतुल जी, जिस तरह से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, फिर उसके बाद लाल सागर, और लगातार अब ईरान ने जिस तरह की आशंका जताई है कि अमेरिका जो है वो जमीनी रणनीति भी एक तैयार कर रहा है, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि क्या अमेरिका जमीनी लड़ाई में जाएगा? क्या कुछ स्थिति वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, अभी तैयारी, एक तरह से प्रेशर बनाया जा रहा है कि यूएस ट्रूप्स वहाँ पर पहुँचे भी हैं अभी, लेकिन 4000 के करीब मेरिन्स पहुँचे हैं। तो एक तरह से अगर आपको बड़ा एक तरह से स्ट्रेटेजिक विक्ट्री लेनी हो तो आपकी ये 5-6 हज़ार से बात बनेगी नहीं। आपको जब याद होगा, डंकर की लड़ाई थी, डी-डे, वो पूरी वर्ल्ड वॉर 2 की, वो 50 मील की कोस्ट लाइन थी, 1,60,000 ट्रूप्स उसमें लगा था, और फिर भी सफल नहीं हुए थे। तो मुझे लगता है कि ये प्रेशर टैक्टिक ज़रूर है, लेकिन जो आपके संवाददाता कह रहे थे, जो नेगोशिएशन ट्रैक है
उसके ऊपर ये जो 400 किलो की बात हो रही है, अगर आप देखेंगे कि जब युद्ध होने से पहले यानी कि फरवरी 28 से पहले यही ऑफर ईरान ने थ्रू ओमानी मीडिएशन किया था कि भाई आप उसको थर्ड कंट्री में ले जा सकते हैं, और आपके संवाददाता ने ठीक कहा कि रूस ने भी ऑफर किया था कि भाई हम उसको रख लेते हैं या IAEA रख लेगी। तो इस बात पे ईरान उस पर एग्रीएबल था कि भाई ये हो सकता है। तो ये अब ब्रेक थ्रू हो सकता है, क्योंकि ट्रम्प साहब क्या कहेंगे, वो कहेंगे भी मैंने तो युद्ध जीत लिया है, क्योंकि जो ईरान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ये एनरिच यूरेनियम, वो सरेंडर करने के लिए तैयार है, वो तो पहले भी तैयार था, लेकिन एक एलिमेंट बन जाता है जिसको कहने का भी मैं जीत गया हूँ ये युद्ध। तो एक फेस सेविंग एक तरीका हो सकता है, और जमीन पे कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान इंसिस्ट कर रहा है कि उसकी सॉवरेनिटी हम रखेंगे, फिलहाल जो यानी कि ईरान एस्केलेशन है वो रखेगा। बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सैंक्शंस लिफ्ट। अतुल जी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अखिलेश बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा से पारित हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता IBC के कारण देश की बैंकिंग प्रणाली में काफी सुधार हुआ है और वाणिज्यिक बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की वसूली में मदद मिली है। उनके मुताबिक सरकार ने एक और सिफारिश को इसमें जोड़ा है कि कर्जदाताओं की समिति को आवेदकों को चयन करने के कारणों को दर्ज करना होगा। इससे पारदर्शिता आएगी। The IBC amendments bill, which seeks actually to strengthen the existing insolvency framework under the Insolvency and Bankruptcy Code of 2016. Practical challenges and incorporating evolving global best practices are being addressed, and also the experience that we've gained between 2016 and now, with us in between several amendments which had taken place, are being kept in mind. इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने 29 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन परियोजनाओं को मंजूरी के परिपत्र प्रदान किए। इनमें कुल 7,104 करोड़ रुपए का निवेश होगा। अब तक इस योजना में 75 परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें 61,671 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। We approved the next tranche of applications for electronics component manufacturing scheme, and with this we now have total of 75 factories, 75 projects which are approved for the ECMS program. Another major landmark today is, out of the 75 project approvals, by now 28 projects have started construction already. 28 projects have started construction already. So that is a very major progress, because people are very keen on achieving scale in the electronics component. इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।